नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव का मैदान सज चुका है। महागठबंधन, एनडीए और तीसरे मोर्चा बिहार की राजनीति के मैदान में दो दो हाथ करने को पूरी तरीके से तैयार है। किसका दांव होगा असरदार और कौन मारेगा बाजी, कौन होगा जनता का सिरमौर, पता चलेगा आने वाली 8 नवंबर को। लेकिन इस बीच में भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। बिहार के हर एक जिले की चुनावी सरगर्मी और इस राजनीति की एक एक खबर को पहुंचाते रहेंगे हम आप तक। बिहार के हर एक जिले का पूरा सच, हर जिले के सभी मुद्दे, हर जिले के राजनीति का जो गठजोड़ है उसको और जनता की अपेक्षाओं को दिखाते रहेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम जिला जिला बिहार में। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे दो जिलों की, रोहतास और शेखपुरा की। तो रोहतास और शेखपुरा की राजनीतिक और क्या कुछ चीजें हैं और लोगों के मुद्दे क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे आखिर जमीनी मुद्दे और क्या कुछ चीजें हैं जनता के मन में, उन सारी चीजों का सरोकार क्या कुछ है वो सब आप तक लेके आएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रोहतास जिले की ही बात करते हैं, जो अपने आप में खुद में एक इतिहास को समेटे हुए है। क्या रहा है रोहतास का राजनीतिक सफर और क्या है वहां के वर्तमान के आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां, देखिए इस रिपोर्ट में। रोहतास बिहार के दक्षिण भाग में बसा है। जिले की सीमा झारखंड के पलामू और गढ़वा से मिली हुई है। रोहतास का जिला मुख्यालय है सासाराम। इतिहास में इस इलाके का जिक्र ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य से लेकर 5वीं शताब्दी के गुप्त शासनकाल तक अंकित है। 7वीं शताब्दी में यह जिला कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के साम्राज्य का हिस्सा भी रहा। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी, फिर बाद में यह मुगलों के शासन का गवाह बना। 1537 में सासाराम के जागीरदार शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को शिकस्त दी और दिल्ली का तख्त संभाला। इतिहासकारों के मुताबिक मौजूदा जीटी रोड को आधुनिक शक्ल भी शेरशाह सूरी ने ही दी थी। शहर में मौजूद शेरशाह का मकबरा जिले की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। आजादी के बाद यह शाहबाद जिले का एक सब डिवीजन था। 1972 में रोहतास अलग जिला बना। बिहार में रोहतास ज्यादा साक्षरता दर वाले जिलों में शामिल है। जिले की मजबूत अर्थव्यवस्था में किसानों का बड़ा हाथ है। सोन की नहरों से सिंचित भूमि धान का कटोरा भी कही जाती है। राजनीतिक रूप से यह जिला आजादी के बाद से ही बाबू जगजीवन राम की कर्मस्थली बना। लोकसभा में कांग्रेस का वर्चस्व भले ही दिखाई देता हो, लेकिन जिले के मतदाताओं का विधानसभा चुनाव में हमेशा मिजाज अलग ही दिखा है। 1957 के विधानसभा चुनाव में ही रोहतास की सीटों पर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार चुने गए। समाजवाद की यह बयार 1967 के बाद स्थायी हो गई और यह जिला समाजवादियों का गढ़ बन गया। 1989 के लोकसभा चुनाव में भी यह सीट जनता दल के खाते में गई। इन सब के बीच सासाराम विधानसभा सीट ही ऐसी रही जो 1990 के बाद अगर सन 2000 को छोड़ दें तो लगातार भाजपा के कब्जे में रही। इसके अलावा सभी सीटों पर पहले जनता दल, बाद में राजद और जदयू का कब्जा रहा। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से रोहतास जिले का एक राजनीतिक सफर रहा है। लेकिन वर्तमान आज का जो राजनीतिक आंकड़े हैं वो कुछ क्या कुछ तस्वीर बयां करते हैं, आपको उससे रूबरू कराते हैं। और हम बात करें अगर रोहतास जिले के राजनीतिक आंकड़ों के लिहाज से, तो यहाँ पे कुल मतदाताओं की अगर बात करें तो लगभग 19,14,000 मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 10 लाख पुरुष मतदाता हैं, तो लगभग 9 लाख के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या है। और इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें कि कुल विधानसभा सीटें रोहतास जिले में 7 हैं, जो और 7 का किस प्रकार से क्या क्या नाम है। सासाराम महत्वपूर्ण नाम है, अपने आप में हर कोई इसको जानता है। बिहार की राजनीति पर जो भी नजर रखता है, दिनारा है अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। कुल 7 सीटों में से नोखा ये अपने आप में एक विधानसभा सीट है। डेहरी उन 7 में से एक विधानसभा सीट है। काराकाट विधानसभा सीट है रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों में से। तो ये कम से कम उस लिहाज से कह सकते हैं कि क्या कुछ रहा। लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में उस वक्त का एनडीए, जिसमें भाजपा और जेडीयू साथ थे, उन्होंने मिलके 7 में से 6 सीटों पे अपना कब्जा जमाया था, एक अन्य के पास में गई थी। तो ये महत्वपूर्ण 2010 का आंकड़ा है, जहां पे उस वक्त एनडीए ने यहाँ पे एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था, 7 में से 6 सीटों पे बढ़त हासिल की थी। लेकिन ये तस्वीर आने वाले समय में क्या रहेगी ये देखना होगा। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव के लिहाज से अगर बात करें
कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें विधानसभा वार इन 7 सीटों पे देखें तो क्या कुछ नजर आता है? वर्तमान का जो एनडीए है जिसमें भाजपा और उसकी सहयोगी जो समता पार्टी है उन्होंने मिलकर इन 7 सीटों पे अपनी बढ़त हासिल की। एक तरीके से इस पूरे इलाके में एनडीए का वर्चस्व कम से कम लोकसभा चुनाव के नतीजों में विधानसभा वार तो यही दर्शाता है। तो अपने आप में ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त रोहतास से ही जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में मनोज वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र से पहले बात करते हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कि किस तरीके से तमाम चीज़ें जो एक लंबा एक बड़ा समृद्ध ऐतिहासिक सफ़र रहा है रोहतास का, लेकिन वर्तमान में किस तरीके से किन मुद्दों के बीच में आज रोहतास खड़ा हुआ है इन राजनीतिक तमाम गठजोड़ों के बीच में? आरेंद्र, पीड़ा भी है यहाँ के लोगों की कि बहुत कहें तो ऐतिहासिक शहर रहा है और पहले से हम जानते हैं कि उद्योग धंधों के मामले में आगे रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दशकों में यहाँ पर जो उद्योग धंधे थे, डालमिया नगर की बात करें जहाँ पेपर मिल थी, चीनी मिल था और जो है सीमेंट के कारखाने थे, जो है वेजिटेबल ऑयल्स खाद्य तेल बनाने के जो कारखाने थे, तकरीबन सभी बंद हैं। हालांकि एक आध कारखाने सीमेंट के कारखाने अभी चालू हैं। लिहाजा बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर है। इसका जिक्र जो है यहाँ की जनता खुलकर करती है। और चूंकि एक कृषि प्रधान इलाका है, पहले गन्ने की फसल बहुत होती थी, लेकिन जब चीनी मिल बंद हुई तो लोग धान पर आ गए। तो आप जाएंगे, पूरे इलाके को धान बेल्ट के रूप में जाना जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। आपको जगह जगह राइस मिल जाएंगी, लेकिन किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की समस्याएं बहुत हैं, शिकायतें बहुत हैं कि उन्हें खाद समय पर नहीं मिलती। चूँकि इस वक्त हम जानते हैं कि बारिश उस लिहाज से नहीं हुई है, लिहाजा डीजल सब्सिडी जो डीजल अनुदान है उसका मुद्दा है, लोगों को लगता है कि वो सही से नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं और खासकर जब ऐसा शहर हो, ऐसा जिला हो जिसके बारे में कहा जाता रहा है कि बहुत बिहार में बाकी जिलों के मुकाबले यहाँ पर उद्योग धंधे बेहतर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वो पीड़ादायक है, ये कह सकते हैं। साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा इस स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, जो बात हमारे सहयोगी शैलेंद्र बता रहे हैं कि एक लंबा इतिहास रहा है, क्या कुछ चीज़ें रही, लेकिन एक दशक के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें जो मददगार साबित थी, कम से कम वहाँ के रोजगार के लिहाज से, वहाँ की इंडस्ट्री के लिहाज से, वो बंद होती रही हैं। तब जबकि बहुत बड़े कद्दावर लोगों की एक तरीके से सियासी ज़मीन रही है ये जगह। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यहाँ का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। अगर बात मैं पिछले 2 दशकों की करूं, देखिए पिछले 2 दशकों में अधिकांश समय लालू प्रसाद जी की पार्टी ने राज किया बिहार में। उसके बाद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार वहाँ चलती रही है। अगर उद्योग धंधे वहाँ बंद हुए हैं तो उसकी जवाबदेही जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की ही प्रमुख रूप से बनती है। और ये चुनाव मैं इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानता हूं कि पहला चुनाव बिहार की राजनीति में ऐसा हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता के प्रमुख दावेदार के रूप में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी किसी सहयोगी दल के पीछे खड़े होकर चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने के लिए खुद आगे बढ़कर चुनाव लड़ रही है। और विकास एक बड़ा मुद्दा इस बार बिहार के चुनाव में बनता हुआ मुझे दिख रहा है। जी बिल्कुल, एक विकास एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। कम से कम लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, कम से कम जनता ने निकल के इसी सब चीजों बात की थी। लेकिन वर्तमान में जनता, रोहतास जिले की जो जनता है, वो क्या कुछ सोचती है, उसके मुद्दे क्या है, जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। रोड का अच्छा विकास नहीं हुआ है, रोड नहीं बना है। और किसान का भी बहुत प्रॉब्लम है, धान वान का खरीद हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है। यहाँ मेन मुद्दा है पानी का, बिजली का, ये मुद्दा है। थोड़ा सा भी यहाँ पानी होता है, सारा गली सारा रोड पानी से जाम हो जाता है, आने जाने वाले को काफ़ी तकलीफ है। तो पानी का निकासी होना चाहिए, आज तक शहर में नहीं हुआ। समस्या ही समस्या है, सासाराम में बहुत सी समस्या है। रोड पे जाम के हमेशा समस्या रहता है, जल जमाव हर जगह रहता है, बहुत सी समस्याएं हैं। रोजगार के लिहाज से यहाँ कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई वैसा टेक्निकल पढ़ाई नहीं होती। शिक्षा के लिए तो कोई यहाँ पर जगह ही नहीं है, ना यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ना पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना कोई ऊंचे दर्जे की शिक्षण संस्थान है, ना कोई यहाँ पर फैक्ट्री और उद्योग धंधा है कि बेरोजगारों को नौकरी मिले। यहाँ जो है रोड जो है, जो नली उल्ली जो है नहीं बना, पानी शहर में लग जाता है, सफाई नहीं रहता है।
किसी भी राज्य या किसी भी देश के विकास के 3 प्रमुख कारण है और तीनों पर यहाँ जो है भ्रष्टाचार हावी है। शिक्षा माने एजुकेशन, एनर्जी और कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की हालत आप देख रहे हैं। एनर्जी, बिजली की स्थिति है, बिजली आती है और चली जाती है, बिजली की भी वही व्यवस्था है और शिक्षा का भी वही हाल है। यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी देखिए डीजल अनुदान जो है, किसान यहाँ सब मर रहे हैं। डीजल का अनुदान यहाँ नहीं मिला कोचस प्रखंड में। किसानों की सबसे बड़ी समस्या खाद और सिंचाई की है। सिंचाई के अभाव में सूखे के अकाल की स्थिति आ गई है। ठीक है, खाद की इतनी कालाबाजारी हो रही है, बावजूद इसके यहाँ के अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शैलेंद्र, आपने तमाम लोगों से बात की, रोहतास के जो नुमाइंदे हैं, जो लोग हैं वहाँ पे रहने वाले, क्यों इतना रोष लोगों के मन में है? क्यों आज भी बुनियादी मुद्दे लोगों की समस्याएं बने हैं? चाहे हम सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा इनकी बात करें, बेरोजगारी की बात करें, क्या वो बड़ी वजह है कि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें, काला बाजारी जैसी चीज़ें, यही मूलभूत बातें आज भी कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के लिए मन में बनी, तब जबकि इतने कद्दावर प्रतिनिधित्व रहा है वहाँ पे? देखिए, हम जानते हैं कि पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम यहाँ से ही थे और एक तरह से देखें जो उम्मीदें होती हैं आम जनता की, वो मुख्य तौर पर होती है कि शिक्षा की हालत बेहतर हो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बेहतर हो, और अगर औद्योगिक इलाका रहा हो और वहाँ पहले उद्योग रहे और बाद में वो उद्योग बंद हो जाए तो स्थिति ये कह सकते हैं कि ज़्यादा पीड़ादायक हो जाती है। और ऐसे में कृषि बहुल पूरा इलाका है। हम जानते हैं कि धान के कटोरे के रूप में ये पूरी बेल्ट जानी जाती है। अब ऐसे में जब किसान शिकायत करता है कि उसकी धान खरीद सही तरीके से नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे किसान मिले जिन्होंने कहा कि धान की खरीद हुई, उसका पैसा नहीं मिला, और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर डीजल अनुदान सब्सिडी को लेकर शिकायत हुई कि उन्हें सब्सिडी दी नहीं गई। तो किसानों के अपने अलग मुद्दे हैं और जो युवा है वो ये कहते हैं, देखिए कि यहाँ पर जो कोई उच्च तकनीकी संस्थान नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जिससे जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। और जो पड़ोस में हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश में जो BHU है या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जाकर यहाँ के जो अधिकांश छात्र हैं सासाराम और इस पूरी बेल्ट के, वो जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। लिहाजा युवाओं में एक तरह का रोष है कि उन्हें जो उच्च शिक्षा के लिए जो है प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। वहीं जो मजदूर वर्ग है उसे लगता है कि यहाँ पर उद्योग धंधे जो पहले थे, बहुत पहले, वो बंद हो गए हैं, लिहाजा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। खेती, चूंकि किसान खुद चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लिहाजा जो पूरा का पूरा वर्ग है उसकी पीड़ा यहाँ पर इसलिए बढ़ी हुई है, जिससे उसे लगता है कि चाहे मूलभूत सुविधाएं हो या फिर शिक्षा हो या फिर उद्योग धंधों की बात हो, शहर ठहरा हुआ है जो रोहतास या सासाराम है वो पीछे ही गया है, आगे ही नहीं गया। एक सकारात्मक बात जरूर है कि जो साक्षरता दर है वो जो है बिहार के बाकी जिलों के मुकाबले देखें तो इस इलाके में ज़्यादा है। ये एक सकारात्मक बात जरूर है। बिल्कुल, और साक्षरता दर बेहतर है, लेकिन बावजूद उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पे जाना पड़ता है। ये बात भी अपने आप में गौर करने वाली है। मनोज जी, अगर हम बात कर रहे हैं रोहतास की, अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी के लिहाज से GT रोड से जुड़ा हुआ है, बावजूद उसके वो फ़ायदा नहीं उठा पाए, वो विज़न नहीं दिखाई पड़ता। क्या वो बड़ी वजह आपको लगती है कि क्या वो जो चीज़ें जिनमें बिहार एक लंबे समय तक फंसा रहा है या राजनीतिक रूप से जाना जाता रहा है, उससे चीज़ें अब आगे निकल के आ गई हैं और इस बार कुछ एक अलग नज़र आएगा, कम से कम जो मूलभूत दिक्कतें दशकों से बनी हुई उसके बाद? देखिए, जैसा कि शैलेंद्र जी अभी कह रहे थे कि बाबू जगजीवन राम के समय में कई योजना यहाँ पर आई, स्थापित हुई, लेकिन 90 के दशक के बाद चाहे लंबे समय लालू प्रसाद यादव जी का वहां राज रहा हो या नीतीश जी का राज रहा हो, अगर वहां उद्योग धंधे चौपट हुए तो वहां की सरकार की ये जिम्मेदारी है, नीतीश सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वहां पर उद्योग धंधे चौपट हुए, किसान परेशान है, मजदूर हताश है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वहां पिछले कई वर्षों से राज कर रहे हैं और वो विकास का सपना दिखाते रहे हैं, विकास की बातें करते रहे हैं। अगर इस रोहतास जिले में लोगों को सड़क नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, किसान दुखी हैं, शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है सही मानों में इसमें तो नीतीश कुमार को ही जवाब देना होगा इस बार। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि विकास बनाम जातिवाद को लेकर जो एक लंबी बहस बिहार को लेकर होती रही है, इस बार के चुनाव में कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलेगी या वही एक परंपरागत राजनीति जिसकी शायद एक शुरुआत भी हमने देखी कुछ दलों के द्वारा? नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है कि एक परंपरागत राजनीति बिहार के मामले में मानी जाती है कि बिहार में जातिगत राजनीति होती है। मैं सहमत हूं उस बात से, जातिगत राजनीति बिहार में नहीं कि देश के और प्रांतों में भी होती है, लेकिन पिछले अगर 2014 का चुनाव हम लोकसभा का देखें तो बिहार विकास के लिए वोट कर रहा है, विकास के लिए वहां पर लोग वोट दे रहे हैं। अब अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को स्वास्थ्य मिले, विकास हो,
सड़कें मिले उन्हें, बिजली मिले उन्हें, इसके लिए बिहार वोट कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में भी जिस प्रकार से हमने शैलेंद्र जी की रिपोर्ट देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें विकास चाहिए, और विकास तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जाति का मुद्दा पीछे छूटेगा और विकास एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनकर इस चुनाव में सामने आएगा। ये अब देखने वाली बात है कि बिहार विकास को चुनता है या जाति के आधार पर जाता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि कम से कम किसी भी तरीके से बहुत सोच समझ के वोट देने का वक्त कम से कम बिहार की जनता के पास में। हम रोहतास की बात कर रहे थे, अब बात शेखपुरा की करते हैं। अब बात शेखपुरा के अगर लिहाज से देखा जाए तो मुंगेर जिले का ब्लॉक रहा, फिर सब डिवीजन बना और 1994 में जिला बना शेखपुरा। आइए देखते हैं क्या रहा है शेखपुरा की सियासी सफर। शेखपुरा मुख्य रूप से दक्षिणी बिहार का हिस्सा है। 1994 में ये पहली बार जिला बना। वैसे तो महाभारत काल से शेखपुरा इतिहास में दर्ज है और भीम के बेटे घटोत्कच की कर्मस्थली भी मानी जाती है। 600 साल पहले सूफी मखदूम शाह रहमतुल्लाह की भी ये कर्मस्थली बनी। शेखपुरा की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है। शेखपुरा राजनीतिक रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। लोकसभा क्षेत्र पहले पटना, बाद में मुंगेर और 1962 से 1967 में जमुई रहा, लेकिन 1971 के चुनाव में फिर से मुंगेर हो गया। यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार 1967 तक जीतते रहे, जबकि 1971 और 1977 में भाकपा और भारतीय लोक दल ने कब्जा जमाया। 1980 से 1984 में कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की, लेकिन बाद में चुनाव में ये लोकसभा सीट समाजवादियों के कब्जे में चली गई। 2008 में जमुई एक बार फिर लोकसभा सीट बन गई और शेखपुरा फिर से जमुई लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही उतार चढ़ाव वाले रहे हों, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो शेखपुरा कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। जिले की दोनों विधानसभा सीटों शेखपुरा और बरबीघा पर कांग्रेस ने बिहार में समाजवादियों के उभार के दौर में अपना झंडा बुलंद रखा। 1990 से 2005 तक ये दोनों ही विधानसभा सीटें कांग्रेस के कब्जे में रहीं। 2010 में पहली बार जदयू के उम्मीदवारों ने शेखपुरा की सीटों पर कब्जा जमाकर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई। 2015 विधानसभा चुनाव में शेखपुरा की जनता का विश्वास किसे हासिल होगा, निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। नीतू वर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शेखपुरा की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि लंबे समय से परंपरागत तरीके से कांग्रेस के गढ़ के तौर पे जाना जाता रहा है ये इलाका, लेकिन जिला बनने के बाद भी विकास की बयार यहाँ पे बही हो, कम से कम ये नज़र नहीं आता, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ अलग एक जो चीज़ें हैं वो उसको बयां करती हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, अगर हम देखें कि जो एक सियासी चीज़ हमें देखने को मिली है कि हर लिहाज से वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो बहुत रही है, लेकिन विजन की पॉलिटिक्स हमें देखने को नहीं मिली, विकास की पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिली। क्या बिहार ने इन बीते दशकों में बहुत कुछ चीजें सीखी हैं? जो बात आपने कहा कि बहुत एक अपने आप में नया या अनोखा या अलग प्रकार का इस बार का चुनाव है, तो क्या कुछ अलग या अनोखा एक अनुमान या जो नतीजे हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मैंने अनोखा अलग इस लिहाज से कहा था कि आप देखिए पिछले 2 दशक पहले तक नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ लड़ रहे थे, उस जंगल राज के खिलाफ लड़ रहे थे जिसमें लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, कानून व्यवस्था चौपट थी, अपराध का साम्राज्य था, उसके खिलाफ नीतीश कुमार लड़ रहे थे। और बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के गठबंधन को स्वीकार किया। बिहार की जनता ने भरपूर वोट नीतीश कुमार को दिए, भाजपा के साथ दिए। अगर मैं 90 के दशक के शुरू की बात करूं, जब नीतीश कुमार ने समता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था और बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ा था, तब भी उनको नुकसान हुआ था, और वही स्थिति इस बार बन रही है। तो एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि नीतीश कुमार और लालू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ है। यहां पर ये कहीं ना कहीं जात की बात कहें या हम विकास की बात कहें या जातियों की बात कहें जी, कहीं ना कहीं टकराव इन लोगों में रहा है। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के तौर पे वहां खड़ी हुई है कि सत्ता के हम दावेदार हैं, आप एक बार शासन भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी की इस बार कोशिश भारतीय जनता पार्टी को रोकने की है, जो 2014 में उसने अपनी जो शक्ति का वहां प्रदर्शन किया, और हाल में जो विधान परिषद के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो भारी पड़ा।
बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो शेखपुरा की हम जो बात लगातार कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ का जो सियासी गठजोड़ है, वहाँ का जो एक राजनीतिक सफर रहा, उसको जरा आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। अगर हम बात करें शेखपुरा के लिहाज से तो वर्तमान जो मतदाताओं का जो संख्या है वो 4,08,000 के आसपास है, यानी छोटे जिले के तौर पर कह सकते हैं। इनमें से 2 लाख के आसपास पुरुष हैं तो लगभग 2 लाख के आसपास महिला मतदाता हैं। शेखपुरा की हम बात कर रहे हैं बिहार के महासंग्राम के सापेक्ष में। अगर हम बात करें शेखपुरा के लिहाज से तो महज 2 विधानसभा सीटें हैं, एक शेखपुरा है और उसके अलावा दूसरी जो विधानसभा सीट है वो बरबीघा है। और अपने आप में ये महज 2 विधानसभा सीटों वाला जिला है जिसकी आबादी भी अपेक्षाकृत बाकी जिलों से कम है। अगर 2010 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त का एनडीए जिसमें कि जेडीयू शामिल थी, वो उसके पास यहाँ की दोनों ही विधानसभा सीटें थी। लेकिन ये तस्वीर किस प्रकार से 2014 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार बढ़त में रही है उसको भी आपको दिखाते हैं कि 2010 से 2014 के बीच में क्या कुछ चीज़ें बदली हैं। आप देख सकते हैं कि उस वक्त का भी एनडीए और इस वक्त का भी एनडीए ही यहाँ पे बढ़त में रहा है, जिसमें से एक सीट पे भाजपा की बढ़त थी तो एक उसके सहयोगी एलजेपी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी, उसकी बढ़त रही है। महज 1.5 साल पहले लोकसभा के चुनाव के आधार के जो हम जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं शेखपुरा से ही, और उनसे बात करते हैं। ऋतु, आपने लगातार कई लोगों से वहां पे बात की है, क्या वो वजह आपको एक बड़ी समझ में आई कि इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हो सकते हैं? लोगों से बात करके आपको समझ में आया हो? देखिए अरिंद्र, जिस तरह से हमारे जो गेस्ट हैं वो भी ये कह रहे थे कि एक लंबे समय तक आरजेडी की, कांग्रेस की सरकार रही है इस प्रदेश में, और ये सारे वो इलाके हैं घूमते समय अरिंद्र ऐसा लगता है कि विकास की इनकी जो परिभाषा है वो जो शहरों की जो परिभाषा होती है उनसे बहुत दूर है। यहाँ पर आज भी अगर लाइट, बिजली की अगर आप बात करें तो अगर वो 8 या 9 घंटे आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस विकास की वो उम्मीद कर रहे हैं। यही दूसरी तरफ सदर अस्पताल है, स्कूल में अच्छी बिल्डिंगें हो गई हैं लेकिन टीचर नदारद है। सदर अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि जो सिर दर्द की दवा है वही पेट दर्द की दवा है, और साफ डॉक्टर कह देते हैं कि यहाँ नहीं, रेफर कर देते हैं। तो ये जो मूल समस्याएं हैं इलाके की, किसानों का मुख्य वर्चस्व यहाँ पर है। उनका कहना है कि गुलाबी प्याज के लिए यहाँ पे शेखपुरा मशहूर है, लेकिन आज भी स्टोरेज के लिए कोई इन लोगों के लिए जगह नहीं है। तो ये समस्याएं जो है साल दर साल, दशक चली आ रही हैं। ये आजकल की समस्या नहीं है इन लोगों की। यहाँ पे लोगों ने ये भी कहा कि बिजली के खंभे लकड़ी के कुछ गाँव में लगे हुए हैं लेकिन तार तक नहीं बिछी है। कई पुल ऐसे हैं जो बन रहे हैं जो अधूरे हैं। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लोग उसके लिए आज की तारीख में तरस रहे हैं। मतलब चाहे आप 21वीं सदी की बात करें, 70 साल आजादी की बात करें, तो इन मूल सुविधाओं के लिए मतलब यही मुद्दे हैं। और मुद्दों में सबसे ज्यादा अहम इनको ये लगता है यहाँ की जनता को आज की तारीख में कि जो इनके क्रियान्वयन पे काम कर सके, वो सरकार, वो जनप्रतिनिधि जो उनको सुन सके, जिनको वो जाके मिल सके, वो अपनी बात कह सके और उस पर काम कर सके। बिल्कुल, आप ऋतु रहिए हमारे साथ में, लेकिन इस बीच में सुन लेते हैं कि जब आपने तमाम लोगों से बात की थी, क्या कुछ मुद्दे खुद जनता की जुबानी निकल के आए हैं कि बिहार का ये जो जगह है शेखपुरा, ये जिला तो बन गया लेकिन विकास की बयार आखिर बही क्यों नहीं? क्या वो कुछ कहते हैं वहां के लोग? जरा सुनिए उनकी जुबानी। सदर अस्पताल की स्थिति यही है कि डॉक्टर भी रहते हैं, नर्स भी रहते हैं, लेकिन दवा नहीं है। 10 बार आदमी बुलाने के लिए जाता है तो एक बार देखने के लिए आते हैं। अस्पताल में देखिए रहे हैं, यहाँ तो मेन समस्या है, लेडी डॉक्टर यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। कोई नहीं, जिला का अस्पताल है, यहाँ के लोग बरबीघा जाकर प्राइवेट में हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। लेडीज़ का समस्या सबसे बड़ा समस्या है। अगर है पैसा तो इलाज होगा, नहीं है तो बाहर जाएगा, रेफर होगा। मूल समस्या है मैडम यहाँ जाम का। वीडियो सब गए थे तो कहें कि पानी का व्यवस्था कर देगा। आज 6 महीना हो गया, अभी तक नहीं व्यवस्था हुआ है हम लोग को पीने का। यहाँ कोई नहर नहीं है, कोई सा सिंचाई के साधन नहीं है, स्टेट टेबल नहीं है जिससे कोई सिंचाई किसान कर सके। जो है समय पर काम नहीं हो रहा, समझे ना। अब मान लीजिए सरकार कुछ भी कर रही है, कुछ भी सोच रही है, तो उसको धरातल पर लाने के लिए तो अफसर हैं, लेकिन अफसर सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। जनता को कोई अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। आम जनता वहां पर पहुंच पाता है मगर उसका कोई सुनवाई नहीं होता है, क्योंकि इसके कारण भ्रष्टाचार इतना बढ़ा कि इनके रीजन में भ्रष्टाचार बढ़ा है।
गांव में तो समस्या है कि मान लीजिए गांव में जैसे लड़कियों की शिक्षा को लेकर के, तो अभी उतनी जागरूकता नहीं आई है जितना कि होना चाहिए। सुविधा तो कोई जगह नहीं है, सिर्फ नाम का रह गया। अध्यापक की भी कमी है, क्योंकि दूर दराज इलाके में जाना नहीं चाहते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी बने हुए हैं। मनोज जी, सुशासन के दावों के बीच में और इतनी बड़ी डबल डिजिट की जीडीपी के दावों के बीच में किस प्रकार की जनता की लगातार बातें हम सुन रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत बड़ा विरोधाभास है? देखिए, सरकारें या दल जो होते हैं वो आंकड़ों पर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीन की हकीकत जब होती है वो चुनाव में सामने आती है जब जनता खुलकर बोलती है। और हम देख रहे हैं जो रिपोर्ट वहां से आ रही हैं शेखपुरा से और रोहतास जिले से, वो इस प्रकार की रिपोर्ट है कि जनता खुश नहीं है। लेकिन एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मैं रोहतास जिले की बात करूं तो वहां पर जो दलित बहुल सीट है, वो सुरक्षित सीट सासाराम के रूप में मानी जाती है वो सीट, वहां पर भी दलित दुखी हैं। और इस शेखपुरा की बात करूं तो यहां पर भूमिहार और दूसरी अपर कास्ट एक प्रभावी भूमिका निभाती हैं। यहां पर भी आम आदमी दुखी है, यानी चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी जाति का हो, लोग खुश नहीं है शासन से। वो खुश क्यों नहीं है, वो खुलकर स्वयं बता रहे हैं। और शेखपुरा का भी जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें कांग्रेस ने यहां लंबे समय शासन किया है, और हम ये देख रहे हैं कि इस शासन के बावजूद लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, सिंचाई के साधन नहीं मिले, उद्योग धंधे नहीं खुले, वहां पर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। तो जो इस प्रकार की समस्या वहां पर है, जो आम जनता खुलकर बोल रही है, ये दिखा रही है कि नीतीश के शासन में जो कुछ हुआ है उसकी जमीनी हकीकत क्या है। बिल्कुल। और ऋतु हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी। ऋतु, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जनता के मन में अब चीजें समझ में आ रही हैं कि अगर जाति के बीच में फंसे रहेंगे तो विकास से तो दूर रहना ही पड़ेगा। क्या वो सब चीजें भी अब आपको लग रही हैं, जमीन पे एक बदलाव कोई नजर आ रहा है आपको? देखिए, जनता से बात करते समय दो बातें बहुत साफ हैं अरेंद्र। पहली ये कि जनता ने यहाँ की जनता ने कई पार्टियों को देखा भी है शासनकाल में, और लंबे लंबे समय तक देखा है। अगर नीतीश कुमार की सरकार रही है तो वो 10 साल रही है, एक गठबंधन की सरकार के साथ रही थी। भले ही गठबंधन 7.5 साल के बाद, 8 साल के बाद वो खत्म हो गया हो, उससे पहले 15 साल तक लालू प्रसाद यादव की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की एक लंबे समय तक सरकार रही है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने नहीं देखा है। इनका ये मानना है, आज की तारीख में ये इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं इतने अभावों के बाद कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है। इसलिए हम बदलाव के लिए तैयार हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सा प्रतिनिधि है जो हमारी इन तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। तो इससे एक जो उम्मीद उभरती है अरेंद्र, कि इनको लगता है कि अभी भी कोई विकल्प इनके दिमाग में या इनके बिहार की पूरी राजनीति में कोई विकल्प जरूर मौजूद है, या कुछ अभी बाकी है जिसको वो एक बार कोशिश कर सकते हैं और अपनी उम्मीदों को जिंदा रख के कि आने वाले वक्त में हो सकता है तस्वीर कुछ बदले। तो इस इन अभावों के बीच में बस एक यही उम्मीद, मतलब एक आशा जगाती है कि इन लोगों को लगता है कि आने वाले समय में चीजें कुछ बदलेंगी। लेकिन हालत सच में बहुत ज्यादा निराशाजनक है। जब आप लोगों से बात करते हैं, जब स्वास्थ्य की सुविधाएं उन गाँव में नहीं है, लाइट नहीं है उन गाँव में, पीने का पानी सही नहीं है। बिल्कुल ऋतु, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट्स के लिए। हमारी सहयोगी ऋतु हमको बता रही थी। इसके अलावा हमारे सहयोगी शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया रोहतास से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े थे मनोज वर्मा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हम जिस बात का जिक्र लगातार करते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम कोशिश करते रहे हैं कि बिहार के इस महासंग्राम में हर जिले का हाल आप तक पहुंचाएं और वहां की जो जमीनी सच्चाइयां हैं उनकी कहानी आप तक लेकर आएं, और इस कोशिश को हम आने वाले समय में भी डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम के माध्यम से लगातार जारी रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।